तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी मेसोपोटामिया आर्किटेक्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, जहाँ पर साथ ही साथ हम लोग ने PYQs भी सॉल्व किए थे, जिससे पूरा क्लेरिफाई हो गया कि मेसोपोटामिया क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये भी बात किया था कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा नेक्स्ट सिविलाइजेशन के ऊपर रहेगा, जिसका नाम रहेगा हमारा इजिप्शियन आर्किटेक्चर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है, टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिकली हम लोग जिसको कहते हैं आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजीज, जो एग्जाम में पूछता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने जो नोट्स शेयर की थी आपके साथ, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आपको बस जाके ये करना है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और साथ ही साथ उस नोट्स के साथ साथ मैंने 10 DPPs भी डाले, मतलब 10 MCQs क्वेश्चन भी डाले, ताकि वो आपके एग्जाम्स को और बूस्टअप करे और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाए मेसोपोटामिया आर्किटेक्चर को लेके। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में, और इसकी भी जो नोट्स है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या सबसे पहली चीज़ आती है, राइट? सबसे पहले आपको आता होगा, देखो 50% लोगों के दिमाग में जो आता होगा मम्मी, है ना, हमारी मम्मी नहीं, वो मम्मी वाली मम्मी, और दूसरी चीज़ आती होगी पिरामिड। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद ये सारी चीज़ हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर वे में, ना कि वो सारी चीज़ें वे में। तो अभी जैसे आपके स्क्रीन पे ये नोट्स जो है प्रेजेंट हो रही होगी, यही नोट्स हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे। मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, जाके आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और अपनी प्रैक्टिसिंग चालू करनी है, विद MCQs भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। अभी अगर बात करें हर सिविलाइजेशन के हिसाब से जो है हर सिविलाइजेशन के हिसाब से हर एक जो सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी रिवर के बाद ही, रिवर के साइड में ही उसका सेटलमेंट हुआ है। जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पढ़ा था, और उसकी जो सेटलमेंट किस रिवर के पास में हुई थी, एक हुई थी टिग्रिस और दूसरा था यूफ्रेट्स। तो ये दो रिवर वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट इस बार जो हम लोग पढ़ रहे इजिप्शियन आर्किटेक्चर, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इजिप्शियन आर्किटेक्चर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नाइल रिवर। अगर हम लोग ध्यान से इस मैप में फोकस करें, हमको यहाँ पे एक नाइल रिवर देखने को मिलती है, राइट? अब अगर नाइल रिवर को देखा जाए, जस्ट एक सेकंड, ओके, अगर यहाँ पे नाइल रिवर आपको देखो देखने के लिए मिलती है। अगर नाइल रिवर को अगर अच्छे से देखें, तो नाइल रिवर के जस्ट ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मेडिटेरियन सी और साथ ही साथ रेड सी भी देखने को मिलता है। अब जो इजिप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, राइट? पहला जो पार्ट है हमारा, एक ये वाला पार्ट, राइट? पहला पार्ट हमारा रहेगा एक ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट रहेगा इधर वाला पार्ट। तो बेसिकली हम लोग इजिप्ट को डेजर्ट वे में देखते हैं, बट इजिप्ट पहले के टाइम पे जब नाइल रिवर वगैरह था, अभी भी नाइल रिवर है, बट उस टाइम पे बेसिकली वहाँ पे फार्मिंग, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पिक पर थी, क्योंकि फर्टाइल लैंड थी। उसके साथ साथ वहाँ के घर वगैरह मड के हुआ करते थे, सन ड्राइड ब्रिक के हुआ करते थे। तो आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। नाइल रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और साइड में, उसके जस्ट साइड में अगर आप ये मैप देखोगे, तो ये मैप में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे ऊपर, सबसे ऊपर पिरामिड दिख रहा है ना, फिर उनके टेम्पल्स दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें। अब अगर हम लोग बात करें इजिप्शियन आर्किटेक्चर के जो है नाइल रिवर पीरियड्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 पीरियड हुआ करते थे, एक ओल्ड किंगडम, दूसरा मिडल किंगडम और तीसरा न्यू किंगडम। जो बेसिकली एक एशियन ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे, हेरोडोटस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, है ना, किसके लिए? ट्रेड के लिए, ट्रेड रूट टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फॉरेन ट्रेड ऑन इट्स बैंक, देयर फॉर इजिप्शियन साइटेड देयर विलेजेस एंड सिमिट्रीज। हमने अभी बात की है कि सिर्फ और सिर्फ रिवर होने की वजह से वहाँ पे सेटलमेंट हुई है, और रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। कौन सी रिवर? नाइल रिवर। देखो, याद करना बहुत ज़्यादा ऐसा कठिन नहीं है ना, यूफ्रेट्स, टिग्रिस, फिर उसके बाद नाइल, फिर इंडस रिवर सिविलाइजेशन में हम लोग जब पढ़े, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में जब आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको लगेगा कि मैं इसको याद कैसे करूँगा। बस एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, नोट्स ध्यान से पढ़ लेते हो, तो आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी याद हो रखी होगी। जियोलॉजिकल के अगर मैं बारे में बात करें, तो स्टोन इज़ अबंडेंट इन इजिप्ट इन अ क्वान्टिटी एंड वेराइटी, द कंट्री वॉज पुअर इन मेटल। अब कैसा है कि इजिप्ट में बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल थे। अब कौन से स्टोन थे? वो थे लाइम स्टोन, स्टैंड स्टोन, अल्बास्टर, ग्रेनाइट, क्वार्टरटाइट एंड बसाल्ट।
तो ये जो स्टोन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, बहुत ज़्यादा। और इससे ही उन्होंने अपने आने वाले जो स्ट्रक्चर्स थे, जिसको हम लोग पिरामिड, टेम्पल या फिर उनका डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई भी अगर वो स्ट्रक्चर बना रहे तो उसके लिए ये चीज़ें वो यूज़ करते थे। बट डोमेस्टिक पर्पस के लिए मेनली वो लोग स्टोन का यूज़ नहीं करते थे, वो यूज़ करते थे सन ड्राइड ब्रिक या फिर मड स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, हाउस प्लेसेस वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ लार्ज सन ड्राइड ब्रिक। सन ड्राइड ब्रिक क्या होता है? नॉर्मली जो अपने ब्रिक होते हैं उसकी 2 प्रोसेस होती है बनाने की, है ना। एक मोल्ड होता है, साँचा, जिसको हम लोग कहते हैं साँचा, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोल्ड, है ना। वहाँ पे हम लोग मड डाल देते हैं एकदम अच्छे से। अब मड डालने के बाद जो है एक तो 2 प्रोसेस होती है, एक तो हम लोग उसको सूरज की रोशनी में सुखा सकते हैं एकदम बढ़िया से, या फिर दूसरा होता है उसको भट्टी में डाल के गर्म करके जला कर एकदम तपा कर उसको जब हम लोग बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं बर्न क्ले ब्रिक। तो यही चीज़ें होती है और बाकी इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस बनाने वाला नहीं है। मैंने इमेजेस यहाँ पे इसलिए पुट आउट किया ताकि आपको इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा इजी हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि पूछता है। हमारे टाइम में हम लोग जब एग्जाम देते थे तब मैच द फॉलोइंग्स वाला आते हैं, हो सकता है अभी भी आ जाए या फिर नाटा में भी पूछ लें। इसलिए ग्रेनाइट तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, ग्रेनाइट के बहुत सारे अलग अलग बेसिकली कलर्स होते हैं, जो बेसिकली आप लोगों के घर में भी ग्रेनाइट लगता होगा, किचन ओटे पे, स्टेयर्स पे और कुछ कुछ अलग अलग जगह पे, है ना, टेबल टॉप वगैरह पे। और लाइमस्टोन वाइट कलर का होता है, सैंडस्टोन अलग अलग होते हैं, रेड सैंडस्टोन भी होता है, दूसरा होता है अल्बास्टर स्टोन, इसका ही एक अलग वेराइटी है अपना ऑनेक्स स्टोन, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है आजकल और लोग यूज़ भी करते हैं इंटीरियर वर्क्स के लिए अपने घर में। दूसरा होता है बसाल्ट स्टोन, काफ़ी बढ़िया स्टोन है। बसाल्ट रॉक मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट रॉक है थर्मल इंडक्शन के लिए, मतलब पैसिव टेक्निक्स आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है और बहुत ही मेरे को बहुत पसंद है बसाल्ट रॉक। अब वो अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है इजिप्ट की? इजिप्ट हैज़ ओनली 2 सीजन, स्प्रिंग एंड समर। सो इजिप्ट में सिर्फ 2 ही कंडीशंस है सीजन्स की, क्लाइमेट की, वह स्प्रिंग एंड समर। अब मैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बताता हूँ, तो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, है ना। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन इज कंडक्टेड बाय द ब्रिलियंट सनशाइन, देयर वाज नो रियल नीड फॉर विंडोज एंड दस अनब्रोकन मैसिव वॉल्स नॉट ओनली द प्रोटेक्टेड देयर इंटीरियर फ्रॉम द फेरियस हीट। इसका मतलब होता है बहुत तेज धूप, बहुत ही तेज धूप, है ना, ऑफ द सन, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड एन अनइंटरप्टेड सर्फेस ऑफ हेरोग्लाइफिक्स। हेरोग्लाइफिक्स का मतलब यहाँ पे नीचे दिया है, इसका मतलब होता है कि उन लोग ने, देखो इजिप्शियन बहुत ज़्यादा दिमागदार लोग थे, इन्होंने क्या किया था, खुद की एक लैंग्वेज जो थी वो डिस्कवर की थी, वो बनाई थी बाय द वे ऑफ सिम्बॉल। सिम्बॉल से वो लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती थी वो करते थे। पिक्टोरियल जो थे, दिन की दिनचर्या लिखना दीवारों पे, या फिर लिखना मतलब स्कल्पचर करते थे वो, बेसिकली कार्व करके वो लोग बेसिकली वो सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट करते थे। बहुत सारे अलग 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 फॉर्म थे, वो चीज़ें ये करते थे। अब दूसरी चीज़ें है कि रूफ वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड फ्लैट रूफ ऑफ स्टोन स्लैब सर्फेस टू कवर द बिल्डिंग एंड एक्सक्लूड द हीट। वहाँ पे नॉर्मली अगर हम लोग नीचे गए इस स्लाइड में तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है इस तरीके का बेसिकली उनका स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है कि ऊपर एक लॉन्ग स्लैब रहता था और नीचे 2 कॉलम्स रहते थे, जिसको ये बोलते थे ट्रैप बिटेड बीम, है ना, ट्रैप बिटेड बीम फॉर्म कंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक अलग ही जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, इन्होंने एक्सप्रेस किया था, जो बेसिकली इन लोग ज़्यादा यूज़ करते थे टॉम्ब्स और टेम्पल्स वगैरह के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर के अब अगर हम लोग बारे में बात करें, सो ये क्या है, अब यहाँ पे मैसिव स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है ओल्ड किंगडम में। मैंने 3 टाइप के आपको बेसिकली वहाँ के एरा बताए थे, ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम और न्यू किंगडम। तो उसमें बेसिकली ओल्ड किंगडम में बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। मड ब्रिक वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल फॉर डोमेस्टिक बिल्डिंग। जैसे हम लोग ने अभी मैंने आपको बताया कि मड जो ब्रिक थे, है ना, सन ड्राइड ब्रिक, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया करते थे वो लोग जस्ट फॉर मेकिंग देयर हाउस, या फिर डोमेस्टिक कोई भी पर्पज़ उनका रहता होगा उसके लिए वो करते थे। बट स्टोन जो था वो लोग खासकर टेम्पल्स या फिर टॉम्ब्स वगैरह के लिए ही यूज़ करते थे, या फिर राजा महाराजों के घर, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग स्टोन का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फीचर ऑफ मड कंस्ट्रक्शन वर ऑफन इकोड इन स्टोन, फॉर एग्जाम्पल कॉलम वर बुल्ट टू रिसेंबल प्लांट और बंचेस ऑफ प्लांट्स। अब इनके जो कॉलम्स होते थे वो स्केल ऑन प्रोपोर्शन के हिसाब से, ह्यूमन स्केल अगर इतनी है तो इनके कॉलम इतने बड़े होते थे। मतलब या अगर हम लोग इसको मैं बेस लाइन लेके चलता हूँ, सो अगर ह्यूमन स्केल इतना है तो इनका कॉलम इतना बड़ा रहता होगा।
तो बहुत ही ह्यूज कॉलम, बट साथ साथ वो लोग क्या करते थे, कॉलम में भी थोड़ी कलाकारी करते थे, वहाँ पे क्राफ्टमैनशिप ज़्यादा वो थी ना, तो क्राफ्टमैनशिप होने की वजह से वो लोग आर्ट फॉर्म में उनका ज़्यादा जो बेसिकली वो था, ग्रेन्स वगैरह के, वो लोटस का पेटल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, या फिर फ्लावर पेटल्स हो गए, ये लोग अपने कॉलम्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे भी दिखाया कि बेसिकली जो हमारा कैपिटल है, उन लोग जो कॉलम होता है हमारा, है ना, राइट, ये वाला कॉलम, इसको ऊपर ये लोग कैपिटल कहते थे इस पार्ट को, और फिर ये पूरा जो पार्ट होता था इसको ये लोग शाफ्ट कहते हैं, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाते हैं तो फ्यूनरी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से इजिप्शियन आर्किटेक्चर थोड़ा अलग मोड़ लेता है, पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्यूनरी स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, हम लोग जो है बेसिकली बहुत सारे ममीज वगैरह देखते हैं, उनको बरीड किया जाता है पिरामिड के अंदर, तो यही सारी जो प्रोसेस है यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई है। इजिप्शियन एरिस्टोक्रेटिक कल्चर फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन फॉर लाइफ आफ्टर डेथ। और लास्ट में मैंने एक चीज़ कही थी कि यार इजिप्शियन आर्किटेक्ट जो इजिप्शियन लोग थे इस पर फोकस नहीं करते, वो एक्चुअली फोकस करना था, बट वीडियो में थोड़ा फ्लो में हम लोग बह गए। सो जैसे बेसिकली हम लोगों ने मेसोपोटामिया में सुमेरियन या फिर बेबीलोनियन वगैरह देखा था, वैसे ये लोग भी जो थे लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बाकायदा उनसे ज़्यादा ये लोग फ्यूचर में प्रेजेंट रहना, वो लोग कहते थे कि भाई भविष्य में मतलब अभी वर्तमान में रहो, भविष्य का मत सोचो, बट ये लोग वैसे नहीं थे, ये लोग प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि अगर हम लोग मर जाते हैं या फिर हमारा राजा मर जाता है तो आफ्टर द लाइफ उसकी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो पुनर्जन्म होगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो लाइफ आफ्टर डेथ में बेसिकली ये लोग बिलीव करते थे, जो एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है एक रॉयल कल्चर, है ना, रॉयल कल्चर। सो प्रिवेंशन ऑफ बॉडीज थ्रू ममीफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर द आफ्टर द लाइफ आफ्टर वर कंसल्टेशन इसेंशियल। मतलब बेसिकली एक बहुत ही बड़ा उनका अलग से कुछ चेंबर हुआ करते थे, जहाँ पे ये लोग उनके राजा महाराजों को पूरा मतलब अच्छे से लोग लपेट के एक बॉक्स के अंदर डालते थे, संदूक के अंदर, और उसको फिर वहाँ पे प्रिजर्व करते थे। साथ साथ वहाँ पे उनके बहुत सारा गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ रख दिया करते थे, ताकि उनको लाइफ के मतलब अभी इस लाइफ के बाद जो दूसरी लाइफ मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। अलग अलग भाई लोगों के थॉट्स थे उस टाइम पे। ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कास्ट डिस्क्राइब की अलग अलग लोगों की, है ना, कि लोगों को थोड़ा दर्जा दिया करता था। सबसे नीचे जो लोग थे वो थे सोल्जर्स, फार्मर्स एंड टॉम बिल्डर्स, मतलब वर्कर्स वगैरह जो है उनको ये लोग सबसे नीचे रखते थे। उसके बाद ये लोग क्राफ्ट मैन को रखते थे, उसके बाद स्क्राइब को रखते थे, जो लिटरेचर वगैरह जो रहते थे उन लोगों को, फिर प्रीस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर को उसके ऊपर, फिर हाई प्रीस्ट, और उसके बाद फिर इनका राजा या फिर इनका भगवान। तो इस तरीके से इन लोग ने अपना इजिप्शियन सोशल मतलब इनका जो बेसिकली वो है इजिप्शियन सोशल कास्ट वर बेस्ड ऑन वेल्थ, जॉब एंड एजुकेशन, उसको इन लोगों ने इस हिसाब से रखा था। मस्तबाज, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तबाज होता क्या है? इन अर्ली किंगडम एरिस्टोक्रेटिक एंड रॉयल ब्यूरल्स वर इन मस्तबाज, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग कनेक्टेड बाय शाफ्ट टू टॉम चैम्बर डीप बिनेथ द अर्थ। अब इसका मतलब क्या, अगर हम लोग थोड़ा नहीं चाहते तो यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा इसको ऐसे बनाऊँ तो कहीं ना कहीं ये पिरामिड है। सो पिरामिड को अगर हम लोग आधा काट देते हैं, समझ लो पिरामिड को अगर हम लोग आधा काट देते हैं तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है, जहाँ पे बेसिकली ये उनके रॉयल राजा या फिर उनके जो प्रीस्ट वगैरह होते थे वहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था मरने के बाद, वही लाइफ आफ्टर डेथ वाला सीन। सो टॉम जो था यहाँ पे वो लोग उनको बरीड करते थे। शाफ्ट मतलब क्या होता है? शाफ्ट मतलब होता है एक डक्ट, जैसे हमारा एसी डक्ट होता है ना बाहर जो हम फ्लैट्स के में देखते हैं, डक्ट होता है ना, इस तरीके का जो डक्ट होता है हमारा, इसको कहते हैं डक्ट, और यही इस तरीके का वो रहता था शाफ्ट। और दूसरा था चाफेल। तो चाफेल जो रहता था वो रहता था प्रे करने की जगह। सो यहाँ से वो प्रे करते थे। और ये शाफ्ट क्यों बना रखा है ना, तो इन लोगों ने शाफ्ट इसलिए बनाया ताकि इनकी जो आत्मा है ना, जो इनकी स्पिरिट है, वो वहाँ से ट्रैवल कर पाए, घूम पाए, या फिर मतलब हेवन में जा पाए, इसलिए वो लोग बेसिकली शाफ्ट प्रोवाइड करते थे। और चाफेल जो रहता था वो था प्रे करने की जगह। तो ये थी मस्तबाज। अब मस्तबाज जो थी पहली चीज़ थी जो बेसिकली इन लोगों ने बनाई थी, है ना। धीरे धीरे अब ये लोग इवॉल्व हो रहे हैं पिरामिड के तरफ। सो दूसरा जो था वो था जोसेफ स्टेप पिरामिड, जो बेसिकली एक आर्किटेक्ट जो था उस टाइम के, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। स्टेप थोड़ा सा जो है उनको उसको धीरे धीरे, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके का इसको सिंबल दे दूँ, है ना, तो ये ऑलमोस्ट पिरामिड हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पर है स्टेप्स। तो आर्किटेक्ट ने सोचा कि भाई एक स्टेप्स देते हैं ताकि वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो अ स्टेयर वे टू द हेवन। सो बस
यही उनका कॉन्सेप्ट था, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होती है। हमारे आर्किटेक्ट में मतलब अभी के टाइम पे भी हम लोग एक जब डिज़ाइन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। वैसे एक आर्किटेक्ट का एक कॉन्सेप्ट था कि भाई थोड़ा स्टेप्स जो रहेगी अगर हम देते हैं तो हमारे जो पूर्वज रहेंगे या फिर हमारे जो राजा रहेंगे वो जो है हेवन के तरफ जाएंगे, वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट होता था। द ग्रेट पिरामिड एट गिज़ा, अब इसकी जो स्टोरी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो। तो आज तक मतलब करीब करीब 3500 BC तक, मतलब AC या BC जो भी है, इस पीरियड तक, इतने साल तक ये जो स्ट्रक्चर था वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता था। इसके ऊपर बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी भी है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, कैसे बना हुआ है और किस तरीके से बना है, अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एलियंस ने बनाया, भगवान ने बनाया, बट अगर बनाया है तो कैसे बनाया, अगर आम जनता नहीं बनाया तो कैसे बनाया। क्या इनके पास हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, हमसे भी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज थी, क्योंकि उस टाइम पे तो क्रेन्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। तो जो बड़े बड़े टन के जो बेसिकली वो हुआ करते थे, स्टोन्स हुआ करते थे, तो ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँचाया करते थे, इसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो ये एक अलग अलग थेरी है, कंस्पिरेशियस थेरी, सो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे तो बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर सेक्शन देखे है ना, सेक्शन ऑफ पिरामिड ऑफ खुफू। खुफू कौन थे? एक राजा थे यहाँ के जिसके लिए पिरामिड बनाया गया था। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और है ना, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जब ये लोग बना रहे थे तो इनके यहाँ पे अलग अलग जो है तरीके इन लोग ने डेवलप किए थे। क्योंकि कैसा होता था, जब पिरामिड बन चुका था तो पिरामिड में जब ये लोग अपने राजा महाराजा को जब बरीड करते थे या फिर प्रीस्ट को बरीड करते थे, किसी को भी बरीड करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारा सोना पैसा है ना ये सब बरीड करते थे। तो चोर लोग क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी चोर हुआ करते थे है ना, चोर तो हर जगह है भाई, पहले से टाइम से चोर आते हुए तो चोर हर जगह ही है। सो चोर लोग क्या करते थे कि पूरा सोना चोरी करके लेके चले जाते थे ना, बुड़बक लोग पूरा पैसा चोरी करके लेके चले जाते थे। सो उस वजह से इन लोग ने अलग अलग चैम्बर्स बनाना चालू किए, फॉल्स जो है बेसिकली चैम्बर्स बनाना चालू किए। सो हम लोग ये सेक्शन पिरामिड ऑफ खुफू में भी देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस इन लोग ने यहाँ से दी है ना, यहाँ से इन लोगों ने बेसिकली एंट्रेंस दिया है। और ये एंट्रेंस को ही, एंट्रेंस से अगर थीफ्स आता है तो ये फॉल्स चैम्बर में आता है, मतलब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठेंगा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और बीच में जो है बेसिकली किंग्स चैम्बर और क्वीन चैम्बर दिया हुआ है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक उन लोगों ने फॉल्स स्टेयर केस दी हुई है। और बाकी जो ये जो चीज़ दिख रही है वो आपको है वेंटिलेशन वगैरह के लिए, वही जो मैंने कहा आपको डक्ट वगैरह, उस चीज़ के लिए वो छोटी से वो लोग गैप देते थे ताकि उनकी आत्मा ट्रैवल कर पाए, स्पिरिट ट्रैवल कर पाए, ताकि वो हेवन में जा सके। सो ये सारी चीज़ें थी। अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। दिस वर बिल्ड इन ड्यूरिंग द 4th डायनेस्टी, 4th डायनेस्टी में बनी थी है ना। बहुत सारी इनकी डायनेस्टी रह चुकी है जिसमें ये 4th डायनेस्टी में बना है। व्हाट रिमेन्स इज द बट अ फ्रैक्शन ऑफ द ग्रेट फ्यूनरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच द pyramids. Construction was usually labor intensive, but this was paid labor during the slow agriculture season, not slave labor is commonly supposed. हम लोग पिक्चर वगैरह में देखते हैं। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या बोला है। इसका मतलब है कि हम लोग जैसे पिक्चर वगैरह में देखते हैं कि भाई चाबुक वाबुक से हमारे लेबर को काम करा रहे बड़ा बड़ा पिरामिड बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं था। इनकी बहुत ही बड़ी कॉलोनी थी और बहुत सपोर्टिव कॉलोनी थी, समझ रहे हो, और बहुत ही होशियार लोग थे। उसमें क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। सो जो बनाने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट के साथ साथ इनका क्राफ्टमैनशिप एकदम अलग यूनिक वे में था। सो भाई पैसे देके उनसे काम करवाया जाता था, चाबुक मार मार के नहीं है ना। और काफ़ी जब क्रॉप सीजन वगैरह जो रहता था काम, क्योंकि अलग अलग इंसान के अलग अलग काम हुआ करते थे, तो ऐसा होता था कि जब एग्रीकल्चर पीक पे नहीं है, ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं करना है, तो उस समय ये लोग जो आके ये लोग भी बिल्ड करने लगते थे। कुछ दूसरा काम वाला होगा है ना, दूसरा कोई सेक्शन होगा काम करने का, वो लोग अभी फ्री हैं तो लोग आके मदद करते। तो 20 साल लगे पिरामिड जो द ग्रेट पिरामिड गिज़ा को बनने के लिए। There were buildings that house chambered and passages include small air shaft. They may have been used for ventilation. जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो बेसिकली जो किंग और क्वीन के जो चैम्बर्स थे उसके ऊपर जो 2 लाइन्स मैंने आपको बताई थी वो बेसिकली क्यों थी, वो थी हमारी शाफ्ट्स थी है ना, एयर वेंटिलेशन के लिए। पिरामिड बिल्डिंग वॉज अबंडेंट ड्यूरिंग द ओल्ड किंगडम। दे प्रोवाइड टॉम्स रॉबर विथ इजिली आइडेंटिफाइबल टारगेट्स। तो वही कि चोरी ना होने की वजह से छोटे छोटे दरवाजे बनाया करते थे ताकि वो लोग वहीं पे वही घूमते रहे और उनको पता भी ना चले कि असली खजाना कहाँ पर है ना, असली माल कहाँ छुपाए रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट रखता है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ पिरामिड। पहले पिरामिड कुछ इस तरीके का हुआ करता था, फिर मस्तबाज आया जो हम लोग ने पढ़ा, स्टेप पिरामिड हम लोग ने पढ़ा, उसके बाद फिर बेंड पिरामिड हुए। बट फिर जब एक लास्ट प्रोसेस हुई, जब फाइनल प्रोसेस थी, उन्होंने तब उसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा बनाया, जो कि आज तक देखने लायक है, बहुत ही बढ़िया है।
इसकी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है, हम लोग कभी अलग वीडियोज़ में बात करेंगे, पॉडकास्ट में बात करेंगे। टेम्पल्स, अब कैसा कि टेम्पल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब इन लोगों ने पिरामिड बनाए, ये सारी चीज़ें बनाई, बट इन लोगों को लगा कि टेम्पल बनाना ही बहुत ज़रूरी है, तो इन लोग की एक अलग ही आर्किटेक्चरल स्टाइल थी टेम्पल बनाने की, जहाँ पे बेसिकली इनमें कॉलम्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, विंडोज़ भी नहीं हुआ करती थी, बट इनके जो कार्विंग से, इनकी कार्विंग्स वगैरह जो थी इनकी दीवारों पे, वॉल्स पे हुआ करती थी, या फिर मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स वगैरह इनके हम लोग कॉलम्स में देख पाते थे। तो वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक एंट्रेंस है, और यहाँ पे जो पाइलन लिखा है एग्जाम में पूछ सकता है आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी, यही से वो क्वेश्चन शुरू होते हैं। हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो पाइलन मतलब होता है ह्यूज एंट्रेंस, है ना, तो ये याद रखना क्या होती है, ह्यूज एंट्रेंस। तो ये एकदम छोटी हमको एंट्रेंस, अब हम ये देख पा रहे कि यार ये तो काफ़ी बड़े ब्लॉक्स है स्टोन के, बट छोटी सी एंट्रेंस क्यों दिया है, क्योंकि टेम्पल्स के अंदर सबको आना अलाउ नहीं था, जो इसी वजह से इन लोगों ने बहुत ही छोटी सी एंट्रेंस दी है। और उसके बाद ये कॉलम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं रो में, उसके बाद सेकेंड हमें फिर से सेकेंड पाइलन देखने के लिए मिलता है, सेकेंड ग्रेट एंट्रेंस। उसके बाद हमें दिखता है हाइपोस्टाइल हॉल। अब ये हाइपोस्टाइल हॉल क्या होता है, हाइपोस्टाइल हॉल होते हैं अ रो ऑफ कॉलम्स, बहुत सारे कॉलम, तो यहाँ पे वो रहा करते थे, और ये पूरा ऐसे ना, मतलब इतना जब लाइट एंड शेडो जब आती थी तो वो बहुत ही सुंदर दिखता होगा उस टाइम पे, जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि सेक्रेड एरिया फॉर इंक्लूडिंग चैपेल्स, चैपेल्स मतलब मैंने आपको बताया प्रेयर करने की जगह। सो यहाँ पे उनके गॉड्स वगैरह रहते होंगे जहाँ पे ये लोग प्रे वगैरह करते होंगे। ये थोड़ा प्लेटफॉर्म याद रखना, हो सकता है कि आपको ABCD लिख के आए और फिर आपको एग्जाम में पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। द एंटायर टेम्पल वॉज सराउंडेड बाय अ विंडोलेस वॉल, जैसे मैंने आपको बताया। विद इन द टेम्पल लाइट एंड शेडो वर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये भी हमने कवर कर लिया। वॉल माइट बी ब्लैंक्ड और इनसाइड्स विद लो रिलीफ कार्विंग्स, ये भी हमने कवर करी कि कार्विंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी, जैसे कि टेम्पल वॉल आप ये देख सकते हो, इनकी अलग ही लैंग्वेज है जिसको अभी तक पूरा डिस्कवर नहीं किया गया है कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं, बट इस तरीके की जो कार्विंग्स थी वो हुआ करती थी। टेम्पल एट कार्नक में भी आप देख सकते हो द ग्रेट पाइलन मार्क्ड एंट्रेंस, तो इतना बड़ा देख रहे हो कि इंसान इतना है, सिर्फ इंसान, और ये एंट्रेंस जो थी कितनी बड़ी हुआ करती थी। उसके बाद हाइपोस्टाइल जो हमारे कॉलम्स थे वो कितने यूज हुआ करते थे, एक कॉलम ही इतना बड़ा है, तो सोचो कि कॉलम ऑफ रोज जब हुआ करोगी, 16 कॉलम जब रहते होगे तो कितना बड़ा बड़ा रहता होगा। सो ये चीज़ जो है देखने लायक एक आर्किटेक्चरल मोनूमेंट, जैसे मतलब इसको ही कहते हैं रियल आर्किटेक्चर। और जो हमारा पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर भी आता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखना। लग्जरी टेम्पल है, जब आप देखोगे द मोस्ट पब्लिक एरिया वॉज अ लार्ज कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय पोस्ट एंड लिंटल कॉलोनाइड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट मतलब होता क्या है, पोस्ट मतलब होता है कॉलम, आर्किटेक्चर में हम लोग पोस्ट को क्या कहते हैं, कॉलम, तो इसको याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। तो यहीं पे हम लोग ने पहली बार इसको देखा था कि जो है पोस्ट और लिंटर वाली चीज़ें हमने देखने को मिली थी। और द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिज़ा, अब ये मैंने क्यों बताया क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए इमेज देखिए ये कहाँ कहाँ पे है, बहुत सारा बार एक क्वेश्चन तो आता ही है कि फेमस बिल्डिंग्स दे देता है ना, तो वहाँ पे पूछ लेता है कि ये जो है सिचुएटेड कहाँ पे। सो द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिज़ा जो है, मतलब जो बेसिकली इंसान का सर और लायन की बॉडी जो है ये प्रेजेंट है इजिप्ट में। और ये क्यों दिया है इसका भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी, बट नॉर्मली लोग ज़्यादा ये कहते हैं कि फॉर अ प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ों के लिए इसको बनाया गया था। वैसे बहुत ही बढ़िया और एकदम यूनिक स्टाइल थी इन लोगों की, मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, मुझे ये पार्ट जो था बहुत ही पसंद है। आई गेस हम लोग ने ओवरऑल कंप्लीट कर चुका है, इसमें प्रॉपर क्वेश्चंस आते नहीं है, बट वही जो मैंने कहा कि अब मटेरियल के बारे में पूछ लिया है ना, आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी पूछा है, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर से देखने के लिए मिलती है। अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हुई, अलग अलग एराज हुए, वहाँ पे अलग अलग मेटल्स, अलग अलग मटेरियल्स डिस्कवर हुए और उनसे ही उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू किया, फिर उनको ही उन्होंने बिल्डिंग एज एन बिल्डिंग मटेरियल इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और यही चीज़ें हम लोग आज यूज़ करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल था इजिप्शियन आर्किटेक्चरल सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे। सो हमारा ओवरऑल जो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है जेईई मेंस पेपर 2 और नाटक के लिए वो खत्म हो जाएगा। अभी हमारे और 2 लेक्चर्स बचे, तो 2 लेक्चर्स के बाद आप लोग बताओ कि कौन सा पोर्शन शुरू करना है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें खत्म कर पाएंगे एग्जाम तक। सो अभी जो है ये जो नोट्स है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, उसके साथ साथ दूसरे ही दिन मैं अपना डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा 10 क्वेश्चंस के, जिससे बेसिकली आपको भी एक बूस्ट मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए। सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीर को सैन टीम साइनिंग ऑफ।
We'll be right back.